Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. So today's first concept is entry. क्या होता है entry? Recording of a business transaction in the proper form or method in the books of accounts is called an entry. Recording of किस चीज का record करेंगे? Business transaction. So there are two types of transaction, एक business transaction, दूसरा personal transaction. तो पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ कौन सा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्मेट में। तो एक कुछ फॉर्मेट होगा, प्रॉपर फॉर्म होगा, उसी फॉर्म में, उस प्रॉपर फॉर्मेट में हमको लिखना है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज एंट्री। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर फॉर्मेट में बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंट्री। फिर से एक बार, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, that will be called as an entry. Narration. Next concept is narration. Now what is narration? Brief explanation, short explanation of the business transaction for which entry is passed. तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट में बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया है उसको एंट्री बोलते हैं। तो वो जो एंट्री पास हुआ है वो किस चीज का एंट्री पास हुआ है, उस ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में लिखेंगे। दैट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन is called as what? Narration. It is always given in the bracket below the journal entry. जहां पर हम लोग वो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं उसके नीचे ही उसको लिखेंगे ब्रैकेट में। सो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग। इस नरेशन की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो किससे करेंगे? बीइंग से। तो फिर से एक बार, हमने जो जर्नल एंट्री पास किया है, हमने जो एंट्री पास किया बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंट्री किस चीज का है? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट में बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो हमने रिकॉर्ड किया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंट्री। तो ये एंट्री किस चीज का पास हुआ है उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। दैट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? नरेशन। और ये नरेशन कहाँ पर लिखा जाएगा? इट इज गिवन इन द ब्रैकेट बिलो द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के नीचे लिखेंगे उसको, एंड नॉर्मली इट विल स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग। तो अभी हमारे ये दोनों कंसेप्ट, एंट्री एंड नरेशन, ये समझने के लिए हम लोग एक ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। ऑन 12th of August 2019 डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹30,000 इनटू देना बैंक। हमारे बिजनेस ने 12 अगस्त को कैश जमा किया, किसमें? बैंक में। कैश 30,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट किया। यहाँ पर एक्स का बिजनेस हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने कैश जमा किया किसमें? देना बैंक में। तो इस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है देना बैंक अकाउंट। एक अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट है देना बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, देना बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट्स कौन से टाइप के होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, ये हम लोग सब सेकेंड चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए, यहाँ पर कैश ये एक रियल अकाउंट है, देना बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, देना बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारे बिजनेस ने अगर कैश जमा किया बैंक में, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये पैसा कहाँ पर जमा हुआ? देना बैंक में। तो बैंक इज अ रिसीवर, तो एज पर द रूल डेबिट द रिसीवर। तो इसको, इस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है? देयर आर कॉलम्स। पहला कॉलम है डेट, सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, तो लेजर का पेज नंबर। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसका अमाउंट, जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट। डेट, कौन से तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है? 2019 अगस्त 12, 2019 अगस्त 12, इस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट है? देना बैंक अकाउंट। सो देना बैंक अकाउंट
डेबिट को आप लिखोगे शॉर्ट में DR, and this should be attached to this margin. तो LF कॉलम जो है उसका जो लाइन है उसको अटैच करके आप लिखना है, जो अकाउंट डेबिट है उसका डेबिट में अमाउंट लिखेंगे 30,000, अमाउंट 30,000 है, कैश 30,000 का डिपॉजिट किया है, डेबिट का अमाउंट, जो अकाउंट डेबिट है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना है, फिर कुछ स्पेस छोड़कर क्रेडिट का नाम लिखना है, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट है, सो टू कैश अकाउंट, और जो अकाउंट क्रेडिट है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, उसका अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे ये जो है हमने इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंट्री, इसको एंट्री बोलते हैं। और इसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो किस चीज का ये एंट्री है, किस चीज का हमने ये एंट्री पास किया है, सो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। तो यहाँ पर इस प्रॉपर फॉर्मेट में बुक्स ऑफ अकाउंट में, इस जर्नल में प्रॉपर फॉर्मेट में बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया है, दिस इज कॉल्ड एज एंट्री। लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर फॉर्मेट में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज एंट्री। तो यहाँ पर कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन का, तो हमारे बिजनेस ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसको हमने इस जर्नल के फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया, therefore this is called as what, entry। A brief explanation of the business transaction for which entry is passed, जिसका एंट्री पास हुआ है वो किस चीज का एंट्री पास हुआ है, इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, नरेशन। इसकी शुरुआत किससे होंगी, वर्ड बीइंग से, तो वो कहाँ पर लिखा जाएगा, एंट्री के नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस एंट्री के नीचे हमने यहाँ पर लिखा है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये ट्रांजैक्शन, ये जो एंट्री पास किया वो किस ट्रांजैक्शन का है, उसको शॉर्टकट में यहाँ पर लिखा है, शॉर्ट में यहाँ पर लिखा एक्सप्लेन किया है, दिस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इज कॉल्ड एज नरेशन। ये जो नरेशन है वो सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम में होना चाहिए, सो इट शुड नॉट एंटर इनटू डेट कॉलम, it should not enter into LF column, it should not enter into date column, it should not enter into LF column। तो यहाँ पर now the next concept is goods, ये काफी important concept है आपके accounts में। The term goods refers to the merchandise, commodities, articles or things in which a trader trades। The term goods refers to the merchandise, commodities, articles or things in which a trader trades। कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज में, जिस लाइन में बिजनेस कर रहा है, उस कमोडिटीज को, उन सारी चीजों को वो क्या बोलता है, गुड्स, वो क्या बोला जाएगा, गुड्स। जैसे अगर हमारी फर्नीचर की दुकान है, तो हमारे दुकान में रखा हुआ टेबल, कुर्सी, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए क्या होंगी, गुड्स होंगी, ये हमारे लिए क्या होंगी, गुड्स होंगी। These are purchased or manufactured for the purpose of sale, इनको खरीदा जाता है या बनाया जाता है for the purpose of sale and to earn the profit। मतलब ये सारी चीजें बिजनेसमैन खरीदता है, किस लिए खरीदता है या फिर बनवाता है, किस लिए, ताकि इसको बेचा जा सके और उसमें प्रॉफिट कमा सके। तो जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं या फिर बना रहे हैं बेचने के इरादे से और प्रॉफिट कमाने के इरादे से, तो वो सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, मेडिसिन्स आर गुड्स फॉर द केमिस्ट। एक केमिस्ट की दुकान है तो वो मेडिसिन खरीदता है, तो वो किसके लिए खरीदता है, बेचने के लिए। तो केमिस्ट शॉप के लिए मेडिसिन, ये क्या हुआ, गुड्स हुआ। वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाले के लिए सब्जी, ये क्या हुआ, गुड्स हुआ। पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन, गियरबॉक्स, केबल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। तो ऐसी कुछ कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो बजाज ऑटो जैसे रिक्शा बना रहे हैं, राइट, तो उनके लिए ये टायर्स बनाना है, गियर बॉक्स बनाना, केबल्स बनाना है।
तो ये सारी चीजें वो किस लिए बना रहे हैं? बेचने के लिए। उसको असेंबल करेंगे, गाड़ी बनाएंगे, उसको बेचेंगे, तो उनके लिए ये सारी चीजें जो है वो क्या है? गुड्स है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको ध्यान से समझना ही है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो चीज बिजनेसमैन खरीदता है या फिर बनवाता है, किसके लिए? बेचने के लिए, ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके, उन सारी चीजों को क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। उन सारी चीजों को क्या बोला जाएगा? गुड्स बोला जाएगा। तो फर्नीचर की दुकान के लिए, फर्नीचर की दुकान के लिए सोफा, कम बेड, टेबल, कुर्सी, डाइनिंग सेट, ये सारी चीजें क्या होंगी? गुड्स होंगी। वही अलग अगर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो उसके लिए टेलीविजन सेट, फिर वॉशिंग मशीन्स, फिर रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीजें जो उसने खरीदी है बेचने के लिए, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? गुड्स। तो इसका मतलब हुआ किसी चीज पर लिखा नहीं होता कि ये गुड्स है। ये हमको समझना है कि जो बिजनेस है, क्या उस बिजनेस में वो सारी चीजें खरीदी जाती है बेचने के इरादे से, प्रॉफिट कमाने के इरादे से? अगर यस, आंसर यस है, तो उसका मतलब हुआ कि वो क्या है? गुड्स है। तो वो क्या है? गुड्स है। तो यहाँ पर गुड्स का डेफिनेशन सिंपल था। जो चीजें बिजनेस में हम लोग खरीद रहे हैं, बार बार खरीद रहे, बनवा रहे हैं बेचने के लिए, ताकि उसमें से प्रॉफिट कमाया जा सके, वो सारी चीजों को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। तो सारी चीजों को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में हम लोग जाते हैं, तो वहां पर नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भी चेयर्स होंगी, राइट, सोफा कम बेड भी हो सकता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने चेयर्स खरीद के रखा है, सोफा कम बेड खरीद के रखा है, तो वो चीजें उसके लिए गुड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसने बेचने के इरादे से खरीदा ही नहीं, वो तो कस्टमर्स के रिलैक्सेशन के लिए, कस्टमर्स को बैठने के लिए है। तो इन दैट केस उस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के लिए टेलीविजन सेट्स ये गुड्स हो सकता है, रेफ्रिजरेटर ये गुड्स हो सकता है, वॉशिंग मशीन ये गुड्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो सोफा कम बेड, या फिर वो सोफा जो बैठने के लिए रखा है, या फिर जो कुर्सी बैठने के लिए रखी है, वो चीजें क्या नहीं होंगी? गुड्स नहीं होंगी, क्योंकि वो उसने बेचने के लिए रखी ही नहीं। टेक अ रिवर्स एग्जांपल, हम लोग किसी फर्नीचर की दुकान में जाते हैं, वहां पर कस्टमर्स के कंफर्ट के लिए एयर कंडीशन लगा हुआ है, एसी का मशीन लगा हुआ है, एयर कंडीशन इंस्टॉल किया हुआ है। बाजू में एक रेफ्रिजरेटर भी है, जहाँ से हम लोग तो ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जा रहा है। तो बाजू में एक टेलीविजन सेट भी लगा हुआ है, ताकि कस्टमर्स वहां पर आके स्क्रीन पर कुछ देख सके। तो अभी इस फर्नीचर की दुकान में हम लोग फर्नीचर खरीदने के लिए जा रहे हैं, ना रेफ्रिजरेटर ना एयर कंडीशन, ये सारी चीजें भी वहां पर है। तो उस फर्नीचर की दुकान के लिए, फर्नीचर की दुकान के लिए एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट ये गुड्स नहीं होगा, ये गुड्स नहीं होगा, क्योंकि वो बेचने के लिए रखी ही नहीं है। होपफुली यू हैव फॉलोड दिस कंसेप्ट। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में। The total amount invested into the business by the owner is called as capital. क्या लिखा है? The total amount invested into the business by the owner is called as capital. बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। यहां पर एक एग्जांपल, ए ने अपने बिजनेस की शुरुआत की बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश ऑफ 1 लाख। ए ने अपने बिजनेस की शुरुआत की, ए का बिजनेस, अपने बिजनेस की शुरुआत की बाय इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख एज कैश। तो ए ने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ए ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बिजनेस की शुरुआत की। तो ए ने ये जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एज कैपिटल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एज कैपिटल। तो क्या था लाइन ये? टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। इसका दूसरा मीनिंग या फिर दूसरा डेफिनेशन ये है, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। असेट्स मतलब प्रॉपर्टीज,
असेट्स मतलब प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो ज्यादा है किससे, लायबिलिटीज मतलब हमारे कर्जे से, लायबिलिटीज मतलब कर्जा। तो हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू हमारे कर्जे से अगर ज्यादा है, हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यू हमारे कर्जे से अगर ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा अमाउंट है, एक्सेस है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। फिर से एक बार, assets that is properties, the things which are owned by us, which we can sell off, तो वो है asset। वो सारी चीजें जो हम लोग बेच सकते हैं हमारे ओनरशिप में है, तो वो है assets, properties। ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो लायबिलिटीज मतलब कर्जे से ज्यादा है, वो तो ज्यादा अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको समझते हैं, यहाँ पर समझो ए के बिजनेस ने एक प्रॉपर्टी खरीदा है 30 लाख का, ए के बिजनेस ने एक प्रॉपर्टी खरीदा है 30 लाख का, और ये 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसने बैंक से कर्जा लिया 20 लाख का। ए के बिजनेस ने एक 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा है, और ये खरीदने के लिए 20 लाख का क्या किया है, कर्जा लिया है। मतलब उसने अपने खुद के जेब से कितना पैसा इन्वेस्ट किया, फिर से एक बार, 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा है जिसके लिए 20 लाख का कर्जा लिया बैंक से। इसका मतलब उसने अपने जेब से कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख। सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर 10 lakhs। ये जो 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा है ये हमारा एसेट हो गया, 20 लाख का बैंक से कर्जा लिया है, ये बिजनेस का कर्जा हो गया लायबिलिटी। तो असेट्स के वैल्यूज में से लायबिलिटी का वैल्यू माइनस करते हैं तो बचेगा वो क्या होगा, कैपिटल। तो 30 लाख प्रॉपर्टी का वैल्यू माइनस बैंक से कर्जा लिया वो 20 लाख लायबिलिटी। तो 30 लाख में से 20 लाख माइनस करते हैं तो जो बचा हुआ अमाउंट है 10 लाख, वो ए ने इन्वेस्ट किया। ए कौन है, ओनर ऑफ द बिजनेस। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। सो हमारा पहला डेफिनेशन है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। दूसरा डेफिनेशन क्या है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। अभी हमने देखा 30 लाख का अगर एक प्रॉपर्टी खरीदा है तो वो हमारा असेट हो गया, और ये 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 लाख का कर्जा लिया है तो ये हमारा लायबिलिटी हो गया। 30 लाख के असेट में से 20 लाख का लायबिलिटी माइनस करते तो 10 लाख बचता है, और ये 10 लाख किसने इन्वेस्ट किया है, ओनर ने अपने जेब से इन्वेस्ट किया है, which is nothing but called as what, capital. So capital is the excess of assets over liabilities। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल इज इक्वल टू assets माइनस liabilities। कैपिटल इज इक्वल टू assets माइनस liabilities। इस इक्वेशन पर हमको आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, कैपिटल इज इक्वल टू assets माइनस liabilities। Capital is a liability of the business as this amount is payable by the business enterprises to the owner at the time of closure of business। पहले इस लाइन को ध्यान से पढ़ते फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल ये कर्जा है किसके लिए, ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए। एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस, क्योंकि इस अमाउंट को वापस करना होगा किसको, बिजनेस को, टू द ओनर, किसको वापस करेंगे, ओनर को। तो मतलब बिजनेस हैज टू पे टू द ओनर, बिजनेस को ये पैसा वापस करना होगा ओनर को एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस बंद हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो हमारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसके हिसाब से ए दैट इज ओनर एंड एज बिजनेस, ए का बिजनेस, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है। दीज आर द टू सेपरेट एंटिटीज। A that is owner and A's business are two separate entities। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ये दोनों क्या है, अलग अलग व्यक्ति है। तो इसका मतलब हुआ कि ओनर अपने बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, ओनर अपने बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है, ओनर बिजनेस को पैसा दे सकता है, ओनर बिजनेस में से पैसा वापस ले सकता है, ये सब हो सकता है। एंड देयरफॉर ए दैट इज ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो यहाँ पर जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी ए ने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो ये बिजनेस को पैसा किसने दिया हुआ है, ए ने दिया, ओनर ने दिया। तो जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा, तो जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो इस बिजनेस को वो पैसा वापस करना होगा किसको, ए को। एंड देयरफॉर बिजनेस के लिए ए का जो कैपिटल है वो हमेशा लायबिलिटी रहेगा, कर्जा रहेगा। क्योंकि जिस दिन बिजनेस बंद होगा
हमको ये ओनर का पैसा वापस करना है, हमको ये ओनर का पैसा वापस करना है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यहाँ पर एज पर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, तो ये ए और ए का बिजनेस, ए दैट इज ओनर एंड एज बिजनेस, ओनर का बिजनेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो यहाँ पर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया ए ने, वो बिजनेस के लिए हमेशा लायबिलिटी बना रहेगा। जिस दिन बिजनेस बंद होगा ये पैसा हमको वापस करना है। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस and this amount is payable by the business enterprise to the owner at the time of closure of the business। तो जिस दिन बिजनेस बंद होगा तो बिजनेस को ये पैसा ओनर को वापस करना होगा, इसलिए बिजनेस के लिए हमेशा ये कैपिटल क्या बना रहेगा, लायबिलिटी बना रहेगा। बट द नेक्स्ट कंसेप्ट में दैट इज ड्राइंग्स, ये भी इसी से रिलेटेड है। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और assets etc withdrawn from the business by the owner for personal use is called as drawings। क्या लिखा देखो, amount of cash or value of goods or assets withdrawn from the business by the owner, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से अगर कैश गुड्स विड्रॉ किया है किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। बिजनेस के मालिक ने, ओनर बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से विड्रॉ किया, निकाल लिया है, क्या निकाला है, कैश या फिर गुड्स या फिर असेट्स, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारे समझो किराने की दुकान है, यहाँ पर हम लोग गेहूं चावल शक्कर वगैरह बेच रहे हैं और हमको घर में समझो गेहूं चावल की जरूरत है, तो हम लोग पड़ोसी की दुकान में जाकर उसको खरीद के लेकर नहीं आएंगे ना, हम लोग तो उसी चीज को बेच रहे हैं, तो हमारे दुकान में से वो सारी चीजें हमारे घर में भी जाएगी। तो दुकानदार जो है, ओनर जो है, वही गेहूं चावल अपने घर में भी इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर ओनर बिजनेस की चीजें विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग्स। एग्जांपल लिखा है, अ प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन। तो बिजनेस के मालिक में बिजनेस का पैसा जमा है, उसने अपने बेटे की कॉलेज की फीस भरी, दैट इज ड्राइंग्स, क्योंकि वो पैसा उसने पर्सनल के लिए यूज किया। बेटे के कॉलेज की फीस ये बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकता, ये उसका पर्सनल है, लेकिन खर्चा किस में से कर रहे हैं, बिजनेस के कैश में से कर रहे हैं। तो इसका मतलब बिजनेस का कैश निकाला और बेटे के कॉलेज की फीस भरी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग्स, क्योंकि ये ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ है ना। जो बिजनेस में से कैश अगर उसने अपने खुद के पर्सनल कैश में से भर रहा है तो इसका पर्सनल, इसको तो बिजनेस में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसने बिजनेस के कैश में से पैसा भरा है तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग्स। और पेज हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल एक्सेट्रा फ्रॉम द बिजनेस, अगर वो अपने पर्सनल मोबाइल का बिल भर रहा है या फिर अपने मेडिकल का खर्चा कर रहा है, दवाई के लिए खर्चा कर रहा है, और वो खर्चा बिजनेस के पैसे में से कर रहा है, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग्स। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, एक तो है कैपिटल, कैपिटल के दो मीनिंग्स, एक तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय amount invested into the business by owner is called as capital। दूसरा डेफिनेशन, the excess of assets over liabilities is also called as capital, and capital ये बिजनेस के लिए हमेशा क्या होगा, liability होगा। और दूसरा कंसेप्ट देखा है ड्राइंग्स, बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ चीजें विड्रॉ करता है, जैसे कैश, गुड्स, असेट, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ड्राइंग्स। डेटर्स, स्पेलिंग देखो ध्यान से, DEBTORS, B is silent, so debtors, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor। a person who has to pay to the business, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बिजनेस को पैसा देना है, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जिसने उधारी पर हमारे बिजनेस से गुड्स या फिर सर्विसेज उधारी पर खरीदी है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर। फिर से एक बार, हमारे बिजनेस ने किसी व्यक्ति को उधारी पर गुड्स या फिर सर्विसेज बेचा है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर। एग्जाम्पल देखते हैं,
यहाँ पर A sold goods to B of rupees 15,000 on credit. A sold goods to B of rupees 15,000 on credit. A ने 15,000 का गुड्स B को बेचा उधारी पर, मतलब B ने कैश दिया हुआ नहीं है। A ने 15,000 का गुड्स बेचा B को उधारी पर। A ने 15,000 का गुड्स बेचा B को उधारी पर, मतलब B ने अभी कैश नहीं दिया है। It is a credit transaction that we have discussed in the earlier session. तो यहाँ पर बेचने वाला ए जो है वो सेलर, खरीदने वाला बी जो है वो बायर। ए इज अ सेलर, बी इज अ बायर। तो इसका मतलब हुआ है बी हैज टू पे टू द बिजनेस। बी को ये 15,000 रुपया देना होगा, किसको? बिजनेस को, ए के बिजनेस को। बी हैज टू पे टू द बिजनेस, एज बिजनेस, अ सम ऑफ रुपीज 15,000, 15,000 रुपया उसको देना होगा। सो बी हैज टू पे रुपीज 15,000 टू एज बिजनेस। B has to pay 15,000 to A's business, and therefore B will be called as the debtor of A. So B is a debtor of A. B is a debtor of A. B is a debtor of A. फिर से एक बार एग्जाम्पल, A sold goods to B of rupees 15,000 on credit. A ने B को 15,000 का गुड्स उधारी पर बेचा। A ने B को 15,000 का गुड्स उधारी पर बेचा, मतलब B ने आज पैसा नहीं दिया। इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो ए जो बेचने वाला है सेलर, बी जो खरीदने वाला है बायर। तो बी ने गुड्स खरीदा है लेकिन बदले में आज पैसा नहीं दिया है, फ्यूचर में देने वाला है। सो बी हैज टू पे, बी को ये पैसा देना होगा, किसको देना होगा? ए के बिजनेस को। देयरफॉर बी इज कॉल्ड एज डेटर ऑफ ए। बी इज अ डेटर ऑफ ए। So debtor is a person who has to pay to the business. एक व्यक्ति जिसको बिजनेस को पैसा देना होगा, has to pay to the business for getting the goods and services. तो कुछ गुड्स या फिर सर्विस उसने उधारी पर खरीदा है, उसके बदले में पैसा देना होगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिजनेस में से कुछ गुड्स और सर्विसेज उधारी पर खरीदा है, that is called as what? Debtor. A debtor is a person who owes money to the business. एक ऐसा व्यक्ति जो कर्जे में, किसके कर्जे में? बिजनेस के कर्जे में है। Who owes money to the business. ऐसा व्यक्ति जो कर्जे में, किसके कर्जे में? बिजनेस के कर्जे में है। That person is called as what? Debtor. Now creditors. A person to whom business has to pay. ऐसा व्यक्ति जिसको हमको, हमारे बिजनेस को, उस व्यक्ति को हमको पैसा देना है। For getting the goods and services on credit. मतलब हमारे बिजनेस ने कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज उधारी पर खरीदा है, तो बदले में उसको हमको पैसा देना है, हमारे बिजनेस को उसको पैसा देना है। तो वो जो व्यक्ति है जिससे हमने गुड्स और सर्विसेज उधारी पर खरीदा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम द बिजनेस ओज मनी। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें हमारा बिजनेस कर्जे में है, ऐसा व्यक्ति जिसके लिए हमारा बिजनेस कर्जे में है। तो हम लोग वो सेम एग्जांपल देखते हैं। अभी मान के चलते हैं हमारा ये बी का बिजनेस चल रहा है, हम लोग बी का बिजनेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस ने, मतलब बी के बिजनेस ने किससे गुड्स खरीदा है? ए से गुड्स खरीदा। ए से हमने 15,000 का गुड्स खरीदा। तो इसका मतलब अभी हमारे बिजनेस को, मतलब बी के बिजनेस को 15,000 रुपया देना होगा। किसको देना होगा? ए को। सो बिजनेस ओज टू ए, बिजनेस ओज टू ए फॉर गेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हमारे बिजनेस ने गुड्स खरीदा उधारी पर, जिसके बदले में हमको ये 15,000 रुपया ए को देना होगा। And therefore A is called as creditor of B. A is a creditor of B. So A is a creditor of B. तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर B A का डेटर है तो A B का क्रेडिटर हुआ। If B is a debtor of A, in that case A is a creditor of B. If B is a debtor of A, in that case A will become creditor of B. रिवर्स बोलेंगे तो इफ ए इज अ क्रेडिटर ऑफ बी देन बी इज अ डेटर ऑफ ए। इफ ए इज अ क्रेडिटर ऑफ बी देन बी इज अ डेटर ऑफ ए। तो डेटर मतलब कौन व्यक्ति? डेटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने गुड्स एंड सर्विसेज उधारी पर खरीदा है हमारे बिजनेस से। तो हमारे बिजनेस ने जिस व्यक्ति को, हमारे बिजनेस ने जिस व्यक्ति को गुड्स और सर्विसेज उधारी पर बेचा है, हमारे बिजनेस ने जिस व्यक्ति को गुड्स एंड सर्विसेज उधारी पर बेचा है, तो वो व्यक्ति कौन हुआ?
डेटर हुआ। एंड क्रेडिटर कौन हुआ? तो हमारे बिजनेस ने जिस व्यक्ति से गुड्स और सर्विसेज उधारी पर खरीदा है, हमारे बिजनेस ने जिस व्यक्ति से गुड्स और सर्विसेज उधारी पर खरीदा है, वो व्यक्ति कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। वो व्यक्ति कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। तो यहाँ पर अगर ए ने बी को गुड्स बेचा है उधारी पर, तो बी इज अ डेटर ऑफ ए एंड ए इज अ क्रेडिटर ऑफ बी। बी इज अ डेटर ऑफ ए एंड ए इज अ क्रेडिटर ऑफ बी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।